हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं एक और ज़बरदस्त मानवा। और सच बताऊं तो इस मानवा का जो एमसी है ना, वो पूरा का पूरा बैडेस है। ऊपर से इसका आर्ट स्टाइल भी इतना शानदार है कि हर एक सीन देखने में मज़ा आ जाता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपनी सीरीज़ को। तो शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाई देता है जो गुस्से में किसी का नाम ले रहा होता है। वो कहता है, मैं इस नाम को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। एक अनकंट्रोलेबल स्वॉर्ड मास्टर, एक ऐसा इंसान जो अपने ही कमरे में बंद रहता है, जिसका दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है। काउंट पेडियन का निकम्मा बड़ा बेटा गिस्लेन पेडियन। फिर वो गुस्से से चिल्लाता है, और तुम मुझे ये कह रहे हो कि मेरे जैसा बेस्ट नाइट एक ऐसे कचरे इंसान से हार गया। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक आदमी आराम से बैठा हुआ है। वहां का माहौल बहुत शानदार और गर्म था। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, जरा इधर उधर देखो तो, कितना आरामदायक माहौल है ना। मैंने इस जगह को बनाने में बहुत पैसा लगाया है। इतने में हम देखते हैं कि सामने से धीरे धीरे चलता हुआ हमारा एमसी आता है। पूरा स्टाइल और एटीट्यूड झलक रहा होता है उसके चेहरे पर। वो सामने वाले को देखकर कहता है, तो तुम वही कचरा हो गिस्लेन। वो आदमी हैरान होकर बोलता है, रुको, क्या ये सब एक ट्रैप था? क्या तुम्हें पहले से पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ? एमसी उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, सिर्फ यही नहीं, मुझे ये भी पता था कि तुम यहाँ कितने लोग लेकर आने वाले थे। कौन कौन तुम्हारे स्पाई थे जो हमारे बीच रहकर तुम्हारी मदद कर रहे थे। मुझे शुरुआत से सब पता था। ये सुनते ही सामने वाला डर और गुस्से में बोलता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे पास हमेशा बैकअप प्लान होते हैं। आखिर तुम्हारे जैसे पीस ऑफ शिट की हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? इतना सुनते ही एमसी एक जोरदार लात उसके मुंह पर मारता है और बोलता है, अपना मुंह बंद रखो, जितनी कोशिश करनी है कर लो, लेकिन इस वॉर को जीतूंगा सिर्फ मैं, चाहे तुम अगली बार वापस आ जाओ। फिर उसके बाद भी और उसके बाद भी हर बार तुम हारोगे। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे सारे प्लान पहले से मेरे पास हैं। इसके बाद हमारा सीन 1 साल पीछे चला जाता है। लोथिया किंगडम, एडियम स्टेट। एक टेंट के अंदर अचानक से हमारा एमसी हड़बड़ा कर उठता है। वो तेजी से सांस लेते हुए अपने हाथों को देखता है और बोलता है, ये क्या हुआ? मैं जिंदा हूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। कुछ समय पहले तो तभी सीन बदलता है और हम देखते हैं कि एक तलवार हवा में घूमती हुई दूर जाकर जमीन में धंस जाती है। उसी समय हमारे एमसी की छाती पर एक गहरा कट दिखाई देता है, जिससे बहुत सारा खून निकल रहा था। सामने खड़ा आदमी बोलता है, तो आखिरकार सब कुछ यहीं खत्म होगा। गिस्लेन पेडियन, द मर्सनरी किंग और कॉन्टिनेंट के 7 सबसे ताकतवर लोगों में से एक। अब तुम्हारी कहानी खत्म हो चुकी है। फिर हमें बताया जाता है कि सामने खड़ा आदमी भी टॉप 7 नाइट्स में से एक है। वो गिस्लेन से पूछता है, मरने से पहले कुछ आखिरी शब्द कहना चाहोगे? गिस्लेन उसे घूरते हुए कहता है, बस एक अफसोस है कि मैं अपना बदला पूरा नहीं कर पाया, लेकिन तुम मरोगे कमीने। फिर हमें बताया जाता है कि गिस्लेन खुद भी कॉन्टिनेंट के टॉप 7 मर्सनरी किंग्स में से एक है। सामने वाला आदमी हंसते हुए कहता है, तुम कितने एरोगेंट हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बर्बाद हो चुकी पेडियन फैमिली का बड़ा बेटा इतना खतरनाक निकलेगा। अपनी बहन की मौत के बाद तुमने अपनी फैमिली छोड़ दी थी, है ना? ये सुनकर गिस्लेन चौंक जाता है और पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम तो दूसरे देश से हो। वो आदमी हंसते हुए जवाब देता है, ऑफ कोर्स पता है। आखिर तुम्हें खत्म करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। और वैसे भी हम वही लोग हैं जिन्होंने डेल्फिन फैमिली के साथ मिलकर तुम्हारी फैमिली को मिट्टी में मिला दिया था। ये सुनकर गिस्लेन की आंखें गुस्से से भर जाती हैं। वो सोचता है, तो इसका मतलब सिर्फ डेल्फिन फैमिली ही नहीं, और भी लोग थे जिन्होंने मेरी फैमिली को बर्बाद किया। तभी पीछे से दूसरा आदमी उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है और बोलता है, अब और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम मरने वाले हो, अपने फेट को एक्सेप्ट कर लो। गिस्लेन गुस्से में चिल्लाता है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, और अगले ही पल उसकी गर्दन काट दी जाती है। इसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में आता है। गिस्लेन पानी में अपना चेहरा देखकर हैरान हो जाता है। वो बोलता है, उस समय तो मेरी गर्दन काट दी गई थी, लेकिन अभी सब कुछ ठीक है। मेरी गर्दन अभी भी मेरे शरीर पर है। क्या वो सब कोई इल्यूजन था? फिर वो अचानक नोटिस करता है कि उसका शरीर पहले से छोटा है। रुको, मैं छोटा कैसे हो गया? क्या किसी ने मुझे पकड़कर यहाँ एक्सपेरिमेंट के लिए लाया है? फिर गुस्से में बोलता है, अगर ऐसा है तो मैं उन्हें इसका पछतावा जरूर करवाऊंगा। तभी पीछे से एक आवाज आती है, यंग मास्टर। वो तुरंत पीछे मुड़ता है। एक सोल्जर खड़ा था। सोल्जर कहता है, प्लीज बाहर आइए यंग मास्टर, मुझे पता है आप जाग चुके हैं। लेकिन अगले ही पल गिस्लेन उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है और बोलता है, अगर तुमने मेरे सवालों के जवाब दिए तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। सोल्जर डर जाता है और सोचता है, आखिर यंग मास्टर को क्या हो गया है? फिर वो कहता है, आप यहाँ खुद आए थे, गुस्से में टेंट में घुसे और आकर सो गए। गिस्लेन हैरान होकर पूछता है, मैंने ऐसा किया? सोल्जर बोलता है, हाँ, आप ही कह रहे थे कि आपको सबको कमांड करना है और ऑक्स पर रेड करना है। ये सुनकर गिस्लेन चौंक जाता है, ऑक्स? आखिर तुम क्या बोल रहे हो? सोल्जर उसे बाहर चलने को कहता है और बताता है कि वो लोग पेडियन स्टेट में हैं। ये नाम सुनते ही गिस्लेन पूरी तरह जम जाता है। क्या कहा? पेडियन स्टेट? फिर वो बाहर निकलता है और पूरे शहर को देखकर दंग रह जाता है। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से इस जगह को तबाह होते देखा था। तभी सोल्जर धीरे से कहता है, अगर किसी ने आपको अपनी फैमिली के बारे में ऐसा बोलते सुन लिया तो आपको फैमिली से निकाल दिया जाएगा। अब गिस्लेन अपने गाल खींचकर चेक करता है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन दर्द महसूस होते ही उसे समझ आ जाता है, तो ये सपना नहीं है, मैं सच में पास्ट में वापस आ गया हूँ।
इसके बाद एमसी बताता है कि उसका छोटा वाला वर्जन अपनी फैमिली से बहुत नफरत करता था। वो हमेशा परेशानियां खड़ी करता रहता था। धीरे धीरे पूरी फैमिली उससे दूरी बनाने लगी। आखिरकार वो घर छोड़कर भाग गया। 7 साल बाद वो एक मर्सनरी बना। उसने कई युद्ध लड़े, अपनी स्किल्स को डेवलप किया और पूरी दुनिया में अपना नाम बना लिया। लेकिन जब वो अपनी गलतियां सुधारने वापस आया, तब तक उसकी फैमिली खत्म हो चुकी थी। अब जबकि उसे दूसरा मौका मिला था, उसके सारे करीबी लोग अभी भी जिंदा थे। वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगता है और सोचता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं खुशी से गाना गाना चाहता हूँ, लेकिन अभी जल्दी है। फिर उसे अचानक याद आता है कि आज वही दिन है जब ऑर्क रेड होने वाली थी। उसकी पिछली जिंदगी में इस रेड में बहुत सारे लोग मारे गए थे। रिपोर्ट में सिर्फ 3 ऑर्क्स बताए गए थे, लेकिन वहां 20 से ज्यादा मौजूद थे और इसी वजह से लगभग पूरी स्क्वाड मर गई थी। तभी अचानक आसमान से कुछ उड़ता हुआ आता है और सामने गिरता है। सोल्जर्स चिल्लाने लगते हैं, ऑक्स सब तैयार हो जाओ। गिस्लिन हैरान हो जाता है, क्या ये लोग इतनी जल्दी आ गए? और अगले ही पल ऑक्स हमला शुरू कर देते हैं। वो एक एक करके सोल्जर्स को मार रहे थे। तभी कमांडर चिल्लाता है, सब फॉर्मेशन में आओ, घबराओ मत। लेकिन हालत बहुत खराब हो चुकी थी। तभी अचानक पीछे से एक ऑक कमांडर पर हमला करने आता है और उसी समय गिस्लिन बिजली जैसी स्पीड में आगे बढ़ता है। वो कमांडर को पीछे फेंकता है और एक ही वार में ऑक का हाथ काट देता है। सब लोग दंग रह जाते हैं। फिर दूसरा वार करके वो ऑक को खत्म कर देता है। गिस्लिन तलवार घुमाते हुए बोलता है, लगता है अभी मैं अपना माना ठीक से यूज नहीं कर पा रहा, काश मैं थोड़ा पहले पास्ट में आता। फिर वो कमांडर के पास जाके कहता है, तुम कमांडर हो ना, मुझे कमांड करने का अधिकार दो। कमांडर गुस्से में बोलता है, क्या तुम्हें लगता है ये कोई खेल है? मैं अपनी अथॉरिटी ऐसे नहीं दे सकता। गिस्लिन मन ही मन सोचता है, अगर कोई मेरे पास ऐसा आता तो मैं भी यही सोचता। तभी एक ऑर्क फिर हमला करता है। कमांडर गिस्लेन को पीछे हटाता है, तुम्हारे पास अनुभव नहीं है। लेकिन तभी गिस्लेन अपनी तलवार फेंकता है जो सीधे ऑर्क के सिर में जाकर घुस जाती है। सब हैरान रह जाते हैं। फिर गिस्लेन कमांडर से कहता है, बैटल में सबसे जरूरी चीज क्या होती है पता है? मोमेंटम। चारों तरफ सोल्जर्स डरे हुए थे। गिस्लेन कहता है, अगर हमारे अपने लोग ही डर गए तो जीतने की कोई उम्मीद नहीं। इतना कहकर वो अकेले ही सारे ऑक्स पर टूट पड़ता है। वो लगातार उनके अटैक डॉज करता है और उनकी वीक स्पॉट पर वार करता जाता है। सोल्जर्स उसे देखकर दंग रह जाते हैं। ये तो बिना माना के भी स्वॉर्ड मास्टर जैसा लड़ रहा है। गिस्लिन चिल्लाता है, क्या बस इतना ही कर सकते हो तुम लोग? मैंने तो अभी वार्म अप भी शुरू नहीं किया। इसके बाद वो ऑक्स को अपनी तरफ खींचता हुआ भागने लगता है। कमांडर समझ जाता है कि उसका प्लान क्या है। सामने एक बड़ी खाई थी। गिस्लिन ठीक उसी तरफ भागता है और तभी पीछे से सोल्जर्स अपने भाले लेकर पहुंच जाते हैं। गिस्लिन मुस्कुराता है, परफेक्ट, और खाई से कूद जाता है। कमांडर तुरंत चिल्लाता है, सब धक्का दो इन्हें। सोल्जर्स पूरी ताकत से ऑक्स को खाई में धकेल देते हैं। सारे ऑक्स नीचे गिरकर मर जाते हैं। सब लोग राहत की सांस लेते हैं। तभी कमांडर नीचे देखकर चिल्लाता है, यंग मास्टर। हम देखते हैं कि गिस्लिन तलवार पकड़कर खाई से लटका हुआ था। कमांडर मुस्कुराकर कहता है, मेरा हाथ पकड़ो। लेकिन गिस्लिन बोलता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और वो नीचे गिर जाता है। कमांडर हैरान होकर चिल्लाता है, यंग मास्टर। तभी एक आवाज आती है, ब्रदर गिस्लेन। और गिस्लेन को अपनी छोटी बहन एलेना की यादें आने लगती हैं। उसकी बहन उससे बातें कर रही थी, हंस रही थी। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसकी मौत हो चुकी थी। अचानक कोई उसका हाथ पकड़ता है, ब्रदर। गिस्लेन आंखें खोलता है। वो अपने कमरे में था। क्या मैं अभी भी जिंदा हूं? पूरा शरीर दर्द कर रहा था। तभी मेड अंदर आती है, मास्टर आप जाग गए। गिस्लेन उसे देखकर हैरान हो जाता है। बेलिंडा? बेलिंडा परेशान होकर बोलती है, क्या आपको अंदाजा है मैं कितनी चिंता कर रही थी? लेकिन अगले ही पल गिस्लिन उसे गले लगा लेता है। बेलिंडा हैरान हो जाती है। गिस्लिन सोचता है, ये वही इंसान है जो बचपन से हमेशा मेरे साथ रही, लेकिन फैमिली के खत्म होने के बाद ये अचानक गायब हो गई थी। बेलिंडा पूछती है, आज आपको क्या हो गया है? गिस्लिन गंभीर होकर कहता है, सुनो, हमारी फैमिली पर बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। लेकिन जब वो उसे टाइम ट्रैवल की सच्चाई बताता है तो बेलिंडा हंसने लगती है। लगता है चोट ज्यादा लग गई है आपको। फिर वो उसे डांटने लगती है। गिस्लिन मन में सोचता है, लगता है इसे मेरी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं। तभी बेलिंडा बोलती है, अगर तुम्हें ज्यादा चोट लग गई तो तुम फेस्टिवल में भी नहीं जा पाओगे। फेस्टिवल? हाँ, लेडी एलेना तुम्हारे साथ जाने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। ये सुनकर गिस्लिन चुप हो जाता है। उसे याद आता है कि पिछली जिंदगी में वो इस फेस्टिवल को कभी एंजॉय नहीं कर पाया था। फिर वो पूछता है, फेस्टिवल में कितना टाइम बचा है? बेलिंडा जवाब देती है, सिर्फ 1 हफ्ता। ये सुनते ही गिस्लिन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। 1 हफ्ता? उसे अपनी सबसे दर्दनाक याद आती है। दरवाजे के बाहर से उसकी बहन की आवाज आती है, ब्रदर क्या आप अंदर हो? और तभी गिस्लिन समझ जाता है, आज से ठीक 1 हफ्ते बाद एलेना मरने वाली है। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे ही एमसी अपनी छोटी बहन एलेना को देखता है, वो बिना कुछ सोचे समझे तेजी से जाकर उसे गले लगा लेता है। लेकिन एमसी को अचानक ऐसे बिहेव करते देखकर एलेना पूरी तरह चौंक जाती है। उसका चेहरा हल्का लाल हो जाता है और शर्माते हुए वो उसकी तरफ देखने लगती है। फिर एलेना अटकते हुए बोलती है, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? क्या ये कोई नया मजाक है? तभी एमसी उसे और कसकर पकड़ते हुए कहता है, एलेना, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। लेकिन अगले ही पल एलेना उसे धक्का देकर पीछे करती है और बोलती है, जल्दी मुझसे दूर हटो, तुम मुझे डरा रहे हो। धक्का खाने के बाद एमसी मन ही मन सोचने लगता है, ये क्या खतरनाक ताकत है इसकी? ये तो अभी सिर्फ एक बच्ची है, क्या ये हमेशा से इतनी स्ट्रांग थी? उधर एलेना अपने कपड़े ठीक करते हुए बोलती है, बेलिंडा ने कहा था कि यहाँ आऊं, लेकिन यहाँ तो तुम अजीब हरकतें कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है ये सब करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? एमसी हैरानी से पूछता है, क्या ठीक हो जाएगा? तब एलेना उसे उसकी पुरानी बातें याद दिलाती है। वो कहती है, तुमने ही तो कहा था कि मैं बहुत ज्यादा अनोइंग हूं। यहां तक कि तुमने ये भी कहा था कि सिर्फ मेरी सांसों की आवाज सुनकर तुम्हें घिन आती है। ये सुनकर एमसी पूरी तरह चुप हो जाता है। वो धीरे से बोलता है, क्या मैंने सच में ये सब कहा था? फिर मन ही मन सोचता है, वैसे मेरी पिछली जिंदगी में हमारी इतनी अच्छी बनती भी नहीं थी, क्योंकि मैं सच में एक पूरा पीस ऑफ शिट था। इसके बाद एमसी सिर झुकाकर कहता है, मुझे माफ कर दो। उसके मुंह से माफी सुनकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। एलेना भी हैरान होकर बोलती है, रुको, क्या तुमने अभी सबसे पहले माफी मांगी? फिर वो शक भरी नजरों से उसे देखकर कहती है, मैंने सुना है कि तुम्हें ऑक्स ने बहुत बुरी तरह पीटा था। कहीं उन्होंने तुम्हारे सिर पर तो चोट नहीं मार दी? एमसी तुरंत बोल पड़ता है, नहीं, मैं नहीं पिटा था, मैंने उन्हें मारा था। आखिर तुम लोग बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं हार गया? लेकिन तभी उसके पूरे शरीर में तेज दर्द उठने लगता है और वो नीचे बैठ जाता है। एलेना उसे देखकर हंसते हुए बोलती है, हाँ, बिल्कुल दिख रहा है कि तुमने उन्हें पीटा था। तुम तो यहाँ बेहोशी की हालत में लाए गए थे। इसके बाद वहां मौजूद सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। एमसी उन सबको देखता है और फिर हल्का मुस्कुरा देता है। वो मन ही मन सोचता है, जैसा मुझे याद था, ये सब बिल्कुल वैसे ही है। आखिर मैंने अपनी पिछली जिंदगी में इतनी बेकार चीजों पर समय क्यों बर्बाद किया? फिर उसे फेस्टिवल याद आता है जो अगले हफ्ते होने वाला था। वो सोचता है, मेरी पिछली जिंदगी में मैंने एलेना के साथ इस फेस्टिवल में जाने से मना कर दिया था। मैंने बहाना बनाया था कि ऑर्क रेड की वजह से मेरा मूड खराब है। और वही आखिरी दिन था जब मैंने एलेना को जिंदा देखा था। इसके बाद उसे वो दर्दनाक याद आती है जहां एलेना की बॉडी उसके बॉडीगार्ड्स के साथ टुकड़ों में मिली थी। एमसी मन ही मन खुद को कोसते हुए बोलता है, मुझे उसके साथ रहना चाहिए था। तभी दरवाजे पर नॉक होती है। एक आवाज आती है, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हम देखते हैं कि वहां एलेना के दोनों बॉडीगार्ड खड़े थे। दाहिने वाले का नाम था जेमल और बाएं वाले का फिलिप। एलेना उन्हें देखकर बोलती है, क्या मैंने तुम दोनों से नहीं कहा था कि बाहर इंतजार करो? जेमल झुककर बोलता है, माफ कीजिए यंग लेडी, लेकिन जो सर्वेंट्स फेस्टिवल के सप्लाई का काम संभाल रहे हैं वो चाहते हैं कि आप एक बार आकर सब चेक कर लें। ये सुनकर एमसी सोचने लगता है, आखिर ये लोग एलेना से ऐसी चीजें क्यों पूछ रहे हैं? तभी बेलिंडा बीच में बोलती है, तुम्हें क्या पता होगा, तुम तो पूरा दिन आलसी की तरह पड़े रहते हो। यहाँ वर्कर्स की इतनी कमी हो गई है कि यंग लेडी को खुद काम करना पड़ रहा है। एलेना जाने लगती है और बोलती है, मैं जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। एमसी मन ही मन सोचता है, तो सच में यहाँ वर्कर्स की इतनी कमी है? मैंने कभी इन चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया। फिर अचानक वो बोल पड़ता है, मैं भी मदद करूंगा। ये सुनते ही सब लोग उसकी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। बेलिंडा हैरान होकर बोलती है, क्या इसने अभी खुद कहा कि ये मदद करेगा? एलेना शक से कहती है, कहीं सच में इसके सिर पर चोट तो नहीं लगी? अब सीन बाहर का दिखाया जाता है। चारों तरफ स्टॉल लगे हुए थे और बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही एमसी वहां पहुंचता है, सब लोग डर कर उसकी तरफ देखने लगते हैं। एमसी जोर से बोलता है, मैंने कहा ना, मैं मदद करूंगा। लेकिन एलेना तुरंत उसे वहां से खींचते हुए बोलती है, जल्दी यहां से जाओ, तुमसे यहां के सारे लोग डर रहे हैं। एमसी नाराज होकर कहता है, क्या तुम ऐसे ट्रीट करती हो किसी को जो मदद करना चाहता हो? एलेना सीधा जवाब देती है, अगर सच में मदद करनी है तो बस यहां से दूर रहो और कोई परेशानी मत खड़ी करो। उधर एमसी सोचने लगता है, एलेना की बॉडी यहां से काफी दूर मिली थी, मतलब जरूर कोई उसे जबरदस्ती यहां से लेकर गया होगा। अगर मुझे उसे बचाना है तो सबसे पहले मुझे पूरे कैसल और आसपास की जांच करनी होगी। तभी पीछे से एक बूढ़ा आदमी आता है और बोलता है, मेरे लॉर्ड। एमसी उसे देखकर पहचान जाता है, ओल्ड मैन फेरगी। फेरगी हाँफते हुए कहता है, भगवान का शुक्र है आप बिल्कुल ठीक हैं। जैसे ही मुझे ऑक्स वाली खबर मिली मैं तुरंत यहां आ गया। एमसी उसे रोकते हुए बोलता है, अब इस बारे में बात करना बंद करो। तभी एलेना साइड से बोलती है, तुम सही टाइम पर आए हो ओल्ड मैन, ये सुबह से बहुत अजीब एक्टिंग कर रहा है, प्लीज इसे वापस कमरे में ले जाओ। फेरगी तुरंत झुककर बोलता है, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन एमसी गुस्से में मन ही मन सोचता है, कमाल है, ये फिर से मेरे रास्ते में आ गई। फिर वो सोचता है, अगर अभी कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम आसपास की जांच जरूर करूंगा। इसके बाद एमसी फेरगी से कहता है, ओल्ड मैन, मुझे ट्रेनिंग हॉल में ले चलो। फेरगी हैरान होकर पूछता है, ट्रेनिंग हॉल? लेकिन आपको वहां क्या करना है? एमसी जवाब देता है, ट्रेनिंग। उसकी बात सुनकर फेरगी पूरी तरह चौंक जाता है। फिर वो उसे रास्ता दिखाते हुए वहां ले जाता है। ट्रेनिंग हॉल पहुंचकर एमसी चारों तरफ देखकर बोलता है, ये तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छी हालत में है। वो मन ही मन सोचता है, एक मर्सेनरी की जिंदगी जीने के बाद मैंने ऐसी जगह कभी नहीं देखी। फेरगी मुस्कुराकर कहता है, हमने इसे हमेशा संभाल कर रखा, इस उम्मीद में कि शायद किसी दिन आप खुद यहाँ ट्रेनिंग करना चाहें। एमसी सोचने लगता है,
क्या मेरी पिछली जिंदगी में भी ये बूढ़ा आदमी चुपचाप मेरी फिक्र करता रहा था? फिर एमसी बोलता है, ओल्ड मैन, मैं लंबी जिंदगी जीना चाहता हूँ। सच कहूं तो अभी खुद को कचरे जैसा महसूस कर रहा हूँ। फेरगी हंसते हुए कहता है, आप ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे आपने जिंदगी और मौत दोनों देख ली हो। एमसी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, असल में मैं मरकर वापस आया हूँ। लेकिन फेरगी इसे मजाक समझकर हंस देता है। फिर एमसी उसे बाहर इंतजार करने को कहता है और खुद ट्रेनिंग शुरू कर देता है। अब एमसी अपने पास्ट के बारे में सोचता है। मैं हमेशा अपने आसपास के लोगों को दुश्मन की तरह ट्रीट करता था, लेकिन असली बात मैं कभी समझ ही नहीं पाया। फिर उसे याद आता है कि उसकी पिछली जिंदगी में एलेना की मौत के पीछे पड़ोसी इलाके का लॉर्ड था। उसी घटना से पेडियन फैमिली का पतन शुरू हुआ था। एमसी मन में फैसला करता है, अगर मुझे सब बदलना है तो सबसे पहले खुद को मजबूत बनाना होगा। इसके बाद वो माना कंट्रोल करना शुरू करता है। वो लंबी सांस लेकर सोचता है, माना इंसानों की लिमिट तोड़ने वाली शक्ति है। लोग कहते हैं माना को महसूस करना मुश्किल होता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैंने हजारों नहीं 10,000 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी हैं। इसके बाद वो अपने अंदर माना कोर बनाना शुरू करता है। पहला, दूसरा, फिर तीसरा कोर। लेकिन तीसरा कोर बनाते ही उसकी नाक और मुंह से खून निकलने लगता है। वो सोचता है, फिलहाल मेरी लिमिट 3 कोर है। पिछली जिंदगी में मैं 5 तक पहुंच गया था। फिर उसे अपनी हार याद आती है। मेरी पिछली जिंदगी में इडुन पूरे नाइट ऑर्डर के साथ मुझसे लड़ने आया था। पहले उन्होंने मेरा सारा माना खत्म करवाया और फिर वो खुद लड़ने आया। अगर फाइट फेयर होती तो मैं जरूर जीतता। फिर वो अपनी मुट्ठी भींचते हुए बोलता है, लेकिन इस बार सब अलग होगा। इसके बाद पूरा 1 हफ्ता गुजर जाता है। आज फेस्टिवल का दिन था। एमसी पूरी तरह तैयार होकर अपनी तलवार के साथ बाहर आता है। उसे देखकर एलेना हैरान हो जाती है। वाह, तुम सच में आए हो? तुम तो कहते थे कि तुम्हें ऐसे फेस्टिवल पसंद नहीं। एमसी मुस्कुराकर बोलता है, आखिर मैं पेडियन फैमिली का हिस्सा हूं। साल में 1 बार तो आना बनता है। एलेना उसे गौर से देखते हुए बोलती है, तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब हो गए हो। मैंने सुना है तुम पूरा हफ्ता सिर्फ ट्रेनिंग करते रहे। एमसी जवाब देता है, मैं एक नाइट फैमिली से हूं, ट्रेनिंग करना तो जरूरी है। एलेना हंसते हुए बोलती है, लेकिन पहले तो तुम इन चीजों से नफरत करते थे। उसकी बात सुनकर एमसी थोड़ा चुप हो जाता है। फिर एलेना मुस्कुराकर कहती है, लेकिन अभी वाले तुम मुझे ज्यादा पसंद हो। यह सुनकर एमसी अपनी बहन की तरफ देखता रह जाता है। वो मन ही मन सोचता है, अब मुझे समझ आ गया है, अगर मैं अपने फैसले बदलूं तो फ्यूचर भी बदल सकता है। इसके बाद दोनों फेस्टिवल में घूमते रहते हैं। लेकिन कुछ देर बाद एलेना बोर होकर बोलती है, हर साल यही सब होता है, इस बार भी कुछ नया नहीं है। एमसी आसपास देखकर सोचता है, फेस्टिवल लगभग खत्म हो चुका है और अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एलेना के साथ हूं? तभी एक आदमी उनके पास आता है और बोलता है, क्या आप लोग दूसरा एरिया देखना चाहेंगे? वहां एक खास शो शुरू होने वाला है। एमसी उस आवाज को सुनकर उसकी तरफ देखता है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि एलेना का बॉडीगार्ड था। एलेना खुशी से बोलती है, सच में? चलो फिर। और वो दोनों उसके पीछे चल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग एक सुनसान गली में पहुंचते हैं। चारों तरफ सन्नाटा था। एलेना हैरान होकर पूछती है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या तुम सच में यकीन से कह रहे हो कि शो यहीं होगा? वो नाइट जवाब देता है, लगता है परफॉर्मर्स अभी तक पहुंचे नहीं हैं। लेकिन एमसी आसपास की चीजें देखकर समझ जाता है कि मामला गड़बड़ है। हर रास्ते को सामान रखकर बंद किया गया था। वो मन ही मन सोचता है, जैसा मैंने सोचा था, ये पूरा सेटअप पहले से तैयार किया गया है। एलेना तुरंत एमसी का हाथ पकड़ती है, चलो ब्रदर, यहां से चलते हैं। लेकिन तभी पीछे से बॉडीगार्ड बोलता है, यंग लेडी, जब हम यहां तक आ ही गए हैं तो थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। अब एलेना को उसके चेहरे पर कुछ अजीब लगता है। वो डर कर बोलती है, फिलिप, तुम लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? तभी वो नाइट बोलता है, हम तुम्हें डराना नहीं चाहते थे, बस हमें एक अच्छी रिक्वेस्ट मिली थी। रिक्वेस्ट? और तभी सामने से एक आदमी आता है। उसके पीछे 2 और लोग थे। वो मुस्कुराते हुए कहता है, जैसा सोचा था, तुम लोगों ने काम काफी साफ तरीके से किया है। नाइट जवाब देता है, डील के मुताबिक हम यंग लेडी को यहाँ ले आए हैं। फिर वो आदमी एमसी को देखकर बोलता है, लेकिन ये पेडियन फैमिली का बेटा यहाँ क्या कर रहा है? मैंने इसे लाने के लिए नहीं कहा था। नाइट हंसते हुए कहता है, इसे तो हम बोनस में दे देंगे। ये खुद बेवकूफ़ों की तरह हमारे पीछे चला आया। एमसी गुस्से में बोलता है, तो तुम लोगों ने हमें बेच दिया? नाइट हंसकर जवाब देता है, तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। हम तो यहाँ से बहुत दूर भाग जाएंगे। वैसे भी कौन रहना चाहता है ऐसी गरीब फैमिली में? लेकिन अगले ही पल एमसी बिजली जैसी स्पीड में आगे बढ़ता है और अपनी तलवार से उस नाइट को बीच से काट देता है। सब लोग दंग रह जाते हैं। एमसी ठंडी आवाज में बोलता है, लेकिन कम से कम उन्होंने हमें बेचा तो नहीं। तभी दूसरा नाइट तुरंत एलेना को पकड़ लेता है। वो गुस्से में बोलता है, वो तो इडियट था, लेकिन तुम जैसे किसी के हाथों एक नाइट कैसे मर सकता है? लेकिन अगले ही पल एमसी तलवार फेंकता है और तलवार सीधे उसके सिर में जाकर धंस जाती है। वो वहीं मर जाता है। पीछे खड़े लोग हैरान होकर बोलते हैं, क्या ये सच में पेडियन फैमिली का बड़ा बेटा है? हमने सुना था इसके पास कोई रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं। दूसरा आदमी गंभीर होकर बोलता है, गार्ड डाउन होने के बावजूद इसने 2 नाइट्स को एक झटके में मार दिया, और वो भी माना यूज करके। उधर एलेना डर के मारे कांपने लगती है और एमसी को पकड़कर बोलती है, ब्रदर, आखिर ये सब क्या हो रहा है? लेकिन एमसी कुछ नहीं बोलता। वो धीरे से उसकी गर्दन पे वार करके उसे बेहोश कर देता है। फिलहाल तुम आराम करो। तभी सामने वाला आदमी मुस्कुराते हुए बोलता है,
बहुत शुक्रिया, तुमने हमारा काम आसान कर दिया। वैसे तुम हमारी उम्मीद से काफ़ी अलग निकले। क्या तुम इतने समय से अपनी असली ताकत छिपा रहे थे? एमसी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, अगर ऐसा है भी तो उससे तुम्हारा क्या लेना देना? फिर वो मन ही मन सोचता है, बाकी दो लोग खास नहीं हैं, लेकिन बीच वाला आदमी पूरी तरह माना से भरा हुआ है। मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। इसके बाद वो अपने हाथों में माना इकट्ठा करने लगता है और बोलता है, चलो पहले एक सवाल का जवाब दो। एलेना को किडनैप करने का ऑर्डर आखिर किसने दिया था? लेकिन सामने वाला आदमी हंसते हुए जवाब देता है, एक मरने वाले इंसान को ये सब जानने की क्या जरूरत? एमसी हल्का मुस्कुराता है और बोलता है, मुझे पता था तुम इतनी आसानी से नहीं बताओगे, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर में तुम खुद सब उगल दोगे। और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो जैसे ही एमसी की ये बात खत्म होती है, तभी उस आदमी के पीछे खड़ा उसका साथी आगे बढ़कर बोलता है, क्या मैं अभी इसी वक्त इसकी गर्दन काटकर आपके सामने लाकर रख दूं? लेकिन तभी उनका लीडर उसे हाथ उठाकर रोक देता है और ठंडी आवाज में कहता है, नहीं, इसे इतनी आसानी से मारना नहीं है। इसे जिंदा पकड़ कर लाओ, इसकी बॉडी की एक एक हड्डी तोड़ दो ताकि ये दर्द में पागल हो जाए। मैं चाहता हूं कि ये तड़प तड़प कर टूटे, तभी तो ये खूबसूरत तरीके से खत्म होगा। और बस इतना कहते ही वो लोग बिजली की स्पीड से एमसी के ऊपर टूट पड़ते हैं। लेकिन उसी पल एमसी अपनी जेब से एक छोटी सी चीज निकालकर उनकी तरफ फेंक देता है। उस आदमी की नजर उस चीज पर पड़ती है और वो हंसते हुए बोलता है, क्या, एक पटाखा? लेकिन जैसे ही उसका ध्यान भटकता है, एमसी एकदम सामने पहुंच जाता है और उसी पटाखे को तलवार से काटते हुए सीधा उसके सिर पे वार कर देता है। छन, तलवार सीधा उसके सिर के अंदर धंस जाती है और वो आदमी वहीं ढेर हो जाता है। इतने में उसका दूसरा साथी बाजू से हमला करता है और चिल्लाता है, तू ऐसी घटिया ट्रिक्स यूज कर रहा है? वो पीछे से तलवार घुमाकर एमसी पर वार करता है, लेकिन एमसी बड़ी आसानी से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। फिर पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखता है और अचानक अपने हाथ को उसकी तलवार के चारों तरफ लपेट देता है। झटके से खींचकर उसकी तलवार छीन लेता है और उसी मोमेंट अपनी दूसरी तलवार से उसकी गर्दन उड़ा देता है। लेकिन तभी एमसी को पीछे से एक और हमला महसूस होता है। हम देखते हैं कि उन सब का बॉस पीछे से आकर एमसी पर वार कर चुका होता है, लेकिन एमसी ने उस अटैक को भी परफेक्ट तरीके से ब्लॉक कर लिया होता है। एमसी को ऐसा करते देखकर वो आदमी भी चौंक जाता है और मन में सोचता है, क्या इसने मेरा वो हिडन अटैक ब्लॉक कर दिया? वो तो बिल्कुल परफेक्ट ब्लाइंड स्पॉट अटैक था। और तभी एमसी घूमकर उसकी गर्दन की तरफ एक तेज कट मारता है। वो आदमी घबरा जाता है और साइड में हटकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसकी गर्दन के पास से कट निकल जाता है और उसका पाइप नीचे गिर पड़ता है। उसके बाद वो बिना एक सेकंड गंवाए दोबारा एमसी पर हमला कर देता है, लेकिन एमसी अपनी दोनों तलवारों से उसके वार को रोक देता है। और तभी हमें दिखता है कि कुछ सेकंड पहले जो कट लगा था वो उसकी गर्दन को लगभग चीर ही चुका था। वो आदमी मन में सोचता है, अगर मैंने माना को गर्दन पे फोकस नहीं किया होता तो अभी मेरी गर्दन कट चुकी होती। उधर एमसी भी उसे देखते हुए सोच रहा होता है, तो ये अभी तक बचा हुआ है, इसका मतलब इसने अपने सारे माना को गर्दन पे इकट्ठा करके डैमेज कम कर दिया। तभी वो आदमी गुस्से में बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुमने इतनी कम उम्र में ऐसी अजीब स्वॉर्डमैनशिप कहाँ से सीखी, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते, तुम्हारे पास माना बहुत कम है। फिर हंसते हुए कहता है, अब तुम्हें यहाँ कोई नहीं बचा सकता। लेकिन उसकी बात सुनकर एमसी मुस्कुराने लगता है। उसे ऐसा देखकर वो आदमी भी घबरा जाता है और तभी एमसी अचानक जंप लगाता है, हवा में घूमता है और अपने पैर से उसके चेहरे पर एक भयंकर किक मार देता है। धड़ाम! वो आदमी दूर जाकर गिरता है। फिर गुस्से में उठकर बोलता है, मैंने अभी कहा ना, इतने कम माना के साथ तुम्हारे छोटे मोटे अटैक मुझ पर काम नहीं करेंगे। लेकिन तभी अचानक उसके शरीर में कुछ होने लगता है। वो घुटनों के बल गिर पड़ता है और खून की उल्टियां करने लगता है। वो हैरानी से सोचता है, ये क्या हो रहा है? उसकी किक इतनी स्ट्रांग नहीं थी, फिर मेरा डिफेंस कैसे टूट गया? तभी एमसी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता हुआ कहता है, तो सच में एलेना की मौत के पीछे कोई कल्प्रिट था और वो तुम थे। फिर वो अपनी थर्ड कोर को एक्टिव करता है और उसी पल उस आदमी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या अचानक इसका माना इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? लेकिन एमसी बिना जवाब दिए सीधा उस पर टूट पड़ता है। उसकी दोनों तलवारें लगातार इतनी तेज स्पीड से वार करती हैं कि वो आदमी सिर्फ ब्लॉक ही कर पा रहा होता है। वो घबरा कर सोचता है, ये बहुत ज्यादा फास्ट है। एमसी लगातार वार पर वार करता जाता है, फिर अपनी तलवार पीछे खींचकर पूरी ताकत के साथ उसके हथियार पर वार कर देता है। धड़ाम! उसकी तलवार टूट जाती है और साथ ही उसके सीने पर एक बड़ा सा कट भी पड़ जाता है। और अगले ही पल एमसी बिजली की स्पीड से आगे बढ़ता है और अपनी तलवार सीधे उसके पेट में घुसा देता है। वो दर्द से जोर से चीख उठता है। फिर एमसी उसका गला पकड़कर उसे पीछे धकेल देता है और कहता है, अब वहीं से बात शुरू करते हैं जहां हमने छोड़ी थी। बताओ आखिर इसके पीछे कौन है? लेकिन तभी वो आदमी जल्दी से अपनी खंजर निकालता है और चिल्लाता है, मैं इतनी आसानी से नहीं हारूंगा, कम से कम पेडियम की यंग लेडी को तो साथ लेकर जाऊंगा। और जैसे ही वो खंजर फेंकने वाला होता है, तभी अचानक बाजू से माना से बनी रस्सियां निकलती हैं और उसका हाथ जकड़ लेती हैं। हम देखते हैं कि एमसी ने माना थ्रेड से उसका हाथ पूरी तरह बांध दिया होता है। फिर एमसी उसे घूरते हुए कहता है, चलो एक डील करते हैं, जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दे देते तब तक कोई चाल चलने की कोशिश मत करना।
और जैसे ही तुम जवाब दोगे मैं तलवार निकाल दूंगा। वो आदमी घबरा कर सोचता है, क्या ये रस्सियां माना से बनी हैं? मैं अपना हाथ तक नहीं हिला पा रहा, आखिर इसने ये कब बनाया? और तभी उसे याद आता है कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही एमसी ने चुपके से माना थ्रेड्स तैयार कर लिए थे। फिर एमसी उससे कहता है, तुम्हारे जैसे लोगों को पता ही होगा कि ऐसे घाव कैसे ठीक किए जाते हैं, है ना? और फिर तलवार में एनर्जी भरते हुए बोलता है, लेकिन अगर मैं तुम्हारा माना कोर ही तोड़ दूं तो? उसकी बात सुनते ही वो आदमी कांप उठता है। तभी एमसी अपनी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर छोड़ देता है और उसका माना कोर चटकने लगता है। वो आदमी दर्द से तड़पते हुए चिल्लाता है, क्या मेरा माना कोर? फिर डर कर चिल्लाता है, तुम पागल हो गए हो क्या? अगर कोर टूट गया तो हम दोनों यहीं फट जाएंगे। लेकिन एमसी अपनी नीली आंखों से उसे घूरते हुए कहता है, ऐसा उन लोगों के साथ होता है जिन्हें कंट्रोल करना नहीं आता, मैं इसे संभाल सकता हूं। उसकी आंखों में मौत देखकर वो आदमी पूरी तरह डर जाता है। फिर तुरंत चिल्लाता है, ठीक है, मैं बताता हूं, ये सब करवाया काउंट डिसमॉन्ड ने। उसी ने कहा था कि उसे पेडियम और डिगेट फैमिली के बीच युद्ध शुरू कराने का बहाना चाहिए। एमसी उसकी बात सुनकर धीरे से कहता है, अच्छा तो ये सब डेस्मॉन्ड के पीछे था। फिर उसकी तरफ घूर कर बोलता है, तो इसलिए तुम एलेना को मारना चाहते थे? वो आदमी डरते हुए कहता है, हाँ। लेकिन अगले ही पल एमसी तलवार और अंदर घुसा देता है। वो आदमी दर्द से चिल्लाता है, तुमने कहा था तलवार निकाल लोगे। तभी एमसी ठंडी आवाज में कहता है, जब तुमने दूसरों को मारा था तब तो तुम्हें दया नहीं आई, अब अपनी बारी आई तो डर लग रहा है। लेकिन तभी वो आदमी अचानक हंसने लगता है। उसे ऐसा हंसते देखकर एमसी भी चौंक जाता है। फिर वो आदमी अपना सिर एमसी के सिर से टकराकर बोलता है, कुछ भी नहीं बदलेगा, भले तुम मुझे मार दो, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। डिगेट फैमिली वाला हिस्सा खत्म हो चुका है। और तुम्हें क्या लगता है लोग तुम्हारे जैसे बच्चे की बात मानेंगे? फिर जोर से हंसते हुए कहता है, पेडियम तो इस युद्ध में राख बन जाएगा। लेकिन एमसी उसे घूरते हुए जवाब देता है, मैं मर कर वापस आया हूं, इस बार सब कुछ बदलेगा। और उसी के साथ वो उसका कोर पूरी तरह तोड़ देता है। वो आदमी दर्द से चीखने लगता है। तभी आसमान में एक सिग्नल फ्लेयर फूटता है और उसी समय दूसरी जगह भी वही सीन दिखाई देता है। उस आदमी की हालत भी बिल्कुल वैसी ही हो चुकी होती है। उधर एमसी उसे खत्म करने के बाद हांफता हुआ पीछे मुड़कर देखता है। उसकी बहन अब भी बेहोश पड़ी होती है। एमसी अपनी तलवार छोड़ देता है, आसमान की तरफ देखकर लंबी सांस लेता है। लेकिन अचानक उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो घुटनों के बल गिर पड़ता है। वो सोचता है, जब मैं मर्सेनरी था तब 3 कोर तोड़ना आसान था, लेकिन अभी ये बॉडी उसे झेल नहीं पा रही। फिर वो उस घर की तरफ बढ़ते हुए कहता है, लेकिन इस बार मैं फेल नहीं होऊंगा। वो जल्दी से घर का दरवाजा खोलता है और अंदर जाकर देखता है कि वहां 2 लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं। उन्हें देखकर वो समझ जाता है, मेरी पिछली लाइफ में एलेना के अलावा 2 और बॉडी मिली थी। जैसा उस आदमी ने कहा था, ये डिगेट फैमिली का बेटा और उसका स्कॉट नाइट था। फिर वो सोचता है, तो इस तरह उन्होंने पूरा प्लान बनाया था। इनकी मौत का इल्जाम पेडियम पर डालकर युद्ध शुरू करवाना चाहते थे। फिर तुरंत फैसला करता है, सबसे पहले यहाँ के सारे एविडेंस मिटाने होंगे। और हम देखते हैं कि एमसी उस घर में आग लगा देता है। फिर अपनी बहन को पीठ पर उठाकर वहां से निकल जाता है। चलते हुए वो कहता है, जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। लेकिन उसी समय छत के ऊपर से कोई उसे देख रहा होता है और अगले ही पल वो आदमी गायब हो जाता है। फिर वही आदमी दूसरी जगह पहुंचकर रिपोर्ट देता है, मिशन फेल हो गया। आसपास बैठे लोग गुस्से में बोलते हैं, ये कैसे हो सकता है, हमने नाइट्स भेजे थे, फ्रैंक भी साथ था। फिर वो आदमी कहता है, ये सब गिसन पेडियम की वजह से हुआ। उसका नाम सुनते ही सब चौंक जाते हैं, क्या वो नॉर्थ का यूजलेस बास्टर्ड? फिर दूसरा आदमी हंसते हुए बोलता है, तुम हमें एक्सक्यूज दे रहे हो? लेकिन वो जवाब देता है, नहीं, उसके बारे में जो रूमर्स हैं वो सब गलत हैं, वो पूरी तरह अलग इंसान है। फिर वो एमसी के बारे में सब कुछ बताता है। वो ऐसा था जैसे कोई दूसरा ही इंसान हो। फिर कहता है, लेकिन हमारा पहला काम पूरा हो चुका है, डिगेट फैमिली वाला हिस्सा खत्म है, इसलिए हम प्लान दोबारा शुरू कर सकते हैं। बस मुझे एक और मौका चाहिए। लेकिन बाकी लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं, तुम एक बच्चे की सही जानकारी तक नहीं निकाल पाए और अब दूसरा मौका मांग रहे हो। तभी सामने बड़ी सीट पर बैठा आदमी बोलता है, अगर इस बार भी फेल हुए तो अगला मौका नहीं मिलेगा। वो आदमी तुरंत झुककर कहता है, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है पेडियम कैसल के ट्रेनिंग हॉल में। यहाँ ओल्ड मैन फेरगस अंदर आते हैं और कहते हैं, एक्सक्यूज मी मास्टर। लेकिन तभी माना से बनी रस्सी हवा में निकलती है, पास रखी तलवार को पकड़ती है और वापस पीछे लौट जाती है। एमसी उस तलवार को पकड़ लेता है और उसे घुमाते हुए कहता है, हाँ अब ये काफी बेहतर है। फिर वो फेरगस की तरफ देखकर पूछता है, तो ओल्ड मैन कैसे आना हुआ? फेरगस हिचकते हुए कहते हैं, मैं बस पूछना चाहता था, आपने अभी जो किया वो कैसे? तब एमसी मुस्कुराकर दिखाता है, इसे कहते हैं माना थ्रेड। मैं माना को रस्सियों की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन मन में सोचता है, मेरी पिछली लाइफ में ये बहुत आसान था, लेकिन अभी मेरी माना लेवल कम है, इसलिए मुझे 3rd कोर यूज करना पड़ता है। फिर सोचता है, लेकिन अगर मैं कम माना से बनी रस्सियों को बार बार यूज करूं तो कम एनर्जी में भी ये टेक्निक काम करेगी। उधर फेरगस हैरानी से कहते हैं, मैंने इतने साल माना की ट्रेनिंग की लेकिन ऐसी स्किल कभी नहीं देखी। फिर मन में सोचते हैं, कुछ दिन पहले तक तो ये माना यूज भी नहीं कर पाता था। लेकिन तभी एमसी बोलता है, छोड़ो ये सब, तुम यहाँ आए क्यों थे? फेरगस झुककर कहते हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था।
यंग लेडी को बचाने के लिए। एमसी जवाब देता है, ये तो वो चीज़ थी जो मुझे करनी ही चाहिए थी। फिर वो कहता है, चलो अब खाना खाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं। एमसी सोच रहा होता है फेस्टिवल खत्म हो चुका है और ये होना ही था, क्योंकि गार्ड नाइट्स ने यंग लेडी को बेचने की कोशिश की थी। तभी एलेना गुस्से में कहती है, सब लोग सोचते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तुम्हें जाकर सच बताना चाहिए। लेकिन एमसी शांत होकर कहता है, कोई भरोसा करे या ना करे मुझे फर्क नहीं पड़ता। उधर मेड गुस्से में बोलती है, वो जैमिल और फिलिप, वो लोग तो जानवर निकले। लेकिन एमसी मन में सोच रहा होता है, मैंने युद्ध तो रोक दिया, लेकिन वो लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। मुझे जल्दी अपनी मिलिट्री फोर्स बढ़ानी होगी। तभी मेड खाना लेकर आती है। एमसी उसे देखकर सोचता है, और इसके लिए मुझे राजनीति में भी उतरना पड़ेगा। लेकिन जब वो खाना देखता है तो हैरान रह जाता है। ब्रेड? फिर बेलिंडा से पूछता है, हमें नाश्ते वाला खाना क्यों दिया जा रहा है? तभी बाहर से लोगों की तेज आवाजें आने लगती हैं, कंपनसेशन कंपनसेशन। लोग कैसल के बाहर चिल्ला रहे होते हैं कि फेस्टिवल रुकने की वजह से उनका नुकसान हुआ है। गार्ड्स उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एमसी खिड़की से बाहर देखकर पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? तब बेलिंडा बताती है, हमारी कंट्री पूरी तरह फेस्टिवल की कमाई पर टिकी है। पिछले साल बहुत प्रॉफिट हुआ था, इस बार फेस्टिवल कैंसिल हो गया, इसलिए सब गुस्से में हैं। एमसी गंभीर होकर सोचता है, अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये लोग और ज़्यादा उग्र हो जाएंगे। फिर वो फेरगस से कहता है, अपने सोल्जर्स भेजो नीचे। लेकिन फेरगस जवाब देते हैं, हमारे पास एक भी सोल्जर नहीं है। एमसी चौंक जाता है। तब फेरगस बताते हैं कि सारे सोल्जर्स ऑर्क अटैक के बाद रिकंस्ट्रक्शन के लिए भेजे गए हैं। एमसी दांत भींचते हुए सोचता है, ना पैसे हैं ना सोल्जर्स। पेडियम की हालत तो पूरी तरह खराब है। फिर बेलिंडा से कहता है, तो मेरे पैसे इस्तेमाल करो। लेकिन बेलिंडा तुरंत बोलती है, आपके पास कोई पैसे नहीं बचे, आपकी पॉकेट मनी बंद हो चुकी है। एमसी हक्का बक्का रह जाता है, तो मैं पूरी तरह ब्रोक हूँ? फिर बेलिंडा हंसते हुए कहती है, मेरे पास भी कुछ नहीं है। एमसी सिर पकड़ लेता है, ना पैसा ना सेना, आखिर हमारे पास है क्या? फिर मन में सोचता है, भले मुझे भविष्य पता हो, लेकिन बिना पैसों के मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे जल्दी कोई तरीका ढूंढना होगा। और तभी दरवाजा खुलता है। एक आदमी अंदर आकर कहता है, यंग मास्टर। एमसी उसकी तरफ देखकर पूछता है, रिकार्डो क्या हुआ? और वो घबराकर जवाब देता है, केन आपसे मिलना चाहता है। तो गाइस अब सीन सीधे शिफ्ट होता है ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ, जहां पर हम देखते हैं कि कमांडर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। कोई उसे बुरी तरह पीट चुका था। उसी समय एमसी भी वहां गेट के पास पहुंच चुका होता है। कमांडर उसे देखते ही टूटी आवाज में कहता है, यंग मास्टर। एमसी उसकी हालत को देख ही रहा होता है कि तभी सामने खड़ा विशाल शरीर वाला आदमी मुस्कुराते हुए आगे आता है। वो सीधे एमसी के सामने रुककर कहता है, तो आखिर तुम यहां आ ही गए, गिस्लिन। एमसी बिना कुछ बोले बस उसे घूरता रहता है। तभी उसके दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगती हैं। मुझे ये चेहरा याद है, ये लॉगिस फैमिली का वारिस है, केन लॉगिस, हमारी फैमिली का सहयोगी और कभी मेरा इकलौता दोस्त, लेकिन साथ ही सबसे बड़ा दुश्मन भी। केन आराम से सीढ़ियां चढ़ते हुए एमसी के करीब आता है। पीछे खड़ा रिकार्डो जल्दी से बताने लगता है कि यहाँ क्या हुआ था। हमें रिपोर्ट मिली थी कि यहाँ कोई आदमी भारी हंगामा कर रहा है। जब हम पहुंचे तो यहाँ केन और उसका स्क्वाड नाइट पहले से मौजूद थे। उसने हमें पहचान लिया और तुरंत आपके बारे में फैल रही अफवाहों के बारे में पूछने लगा। कमांडर ने भी आपके बारे में सारी बातें सच सच बतानी शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने कहा कि आपने बिना ट्रेनिंग के कई ऑर्क मॉन्स्टर मार दिए और ट्रेडर नाइट्स को अपने हाथों से खत्म कर दिया, केन अचानक भड़क गया। उसने कमांडर का चेहरा पकड़कर कहा, लोगिस फैमिली के वारिस के सामने झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? और उसके बाद जो हुआ वो आप देख ही रहे हैं। ये सब सुनकर केन हंसते हुए कहता है, अगर तुम कहानी सुना ही रहे हो तो कम से कम सच तो बताओ। ये आदमी मुझे कह रहा था कि जिस लड़के ने कभी ट्रेनिंग तक नहीं ली उसने इतने मॉन्स्टर अकेले मार दिए। मैंने बस इसे हकीकत का एहसास करवाया है। अगर ये शुरू से झूठ नहीं बोलता तो इसकी ये हालत नहीं होती। एमसी फिर भी कुछ नहीं बोलता। वो बस चुपचाप केन को देखता रहता है। उसके मन में ख्याल आता है, केन हमेशा ऐसा ही था, मुझे अपने अधीन समझता था, जहां भी जाता मुसीबत खड़ी कर देता। लेकिन कोई उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि वो लॉगिस फैमिली का वारिस था। लोग उसकी बहादुरी और कॉन्फिडेंस की तारीफ करते थे, जबकि मेरी तुलना हमेशा उससे की जाती थी। केन मुस्कुराकर कहता है, अजीब बात है, पहले तो तुम मुझे देखते ही लड़ने दौड़ पड़ते थे, लेकिन आज बस खड़े होकर घूर रहे हो। तभी कहानी कुछ समय पहले की तरफ चली जाती है। लॉगिस कंट्री में केन एक रहस्यमयी जज जैसे आदमी के सामने खड़ा था। वो आदमी कहता है, अगर तुम गिस्लेन को खत्म करने में कामयाब हो गए तो पूरी लॉगिस फैमिली को ऊंचे घरानों का समर्थन मिलेगा। केन शांत खड़ा रहता है, फिर बोलता है, किसी बदमाश को हटाना मुश्किल नहीं है, लेकिन गिस्लेन भी एक वारिस है, मैं उसे सीधे कैसे मारूं? रोब पहने आदमी मुस्कुराकर जवाब देता है, हम उसे डुएल के लिए उकसाएंगे, सबके सामने ऐसा माहौल बनाएंगे जैसे लड़ाई के दौरान कोई दुर्घटना हो गई हो। देखने वालों को लगेगा कि ये सिर्फ दो वारिसों के बीच का झगड़ा था। मैं खुद तुम्हारे साथ स्क्वाड नाइट बनकर रहूंगा और हालातों को लड़ाई तक पहुंचाऊंगा। कुछ देर चुप रहने के बाद केन कहता है, तो मुझे अपने ही कजिन को मारना होगा। फिर उसके मन में एक और ख्याल आता है, कहीं ये लोग उसे इसलिए हटाना तो नहीं चाहते क्योंकि वो पहले से बदल चुका है?
वापस वर्तमान में आते ही केन एमसी को आवाज देता है, हे गिसलेन, आखिर वहां क्या कर रहे हो? एमसी उसकी तरफ देखकर पूछता है, क्या मतलब? केन सीढ़ियों पर बैठते हुए कहता है, मैं यहां आया हूं तो जल्दी से सारी तैयारी करो। एमसी पूछता है, किस चीज की तैयारी? केन हंसकर जवाब देता है, सुना है फेस्टिवल बीच में बंद हो गया, चलो थोड़ा मजा करते हैं। जब भी मैं यहां आता हूं तुम हमेशा लड़कियां और शराब का इंतजाम करते हो। क्या मैं गलत कह रहा हूं मेरे दोस्त? एमसी के दिमाग में पुरानी बातें घूम जाती हैं। ये हर बार मुझसे यही सब करवाता था। मैं सिर्फ इसकी मार से बचने के लिए मान जाता था, लेकिन अब नहीं। उसे ब्लिंडा की कही बात भी याद आती है। लॉर्ड ने तुम्हें पैसे भेजना बंद कर दिया है क्योंकि तुम लगातार उन्हें बर्बाद करते रहते हो। तभी एमसी के चेहरे पर मुस्कान आती है। तो ये था मेरे पैसों का असली गड्ढा। उधर केन चिल्लाता है, गिसलेन, सुन भी रहे हो या नहीं? जल्दी से सब लेकर आओ। एमसी शांत स्वर में कहता है, हाँ मैं सब लेकर आ सकता हूं, लेकिन पहले तुम मेरा कर्ज चुका दो। ये सुनते ही सब लोग चौंक जाते हैं। केन भौहें सिकोड़कर पूछता है, कर्ज? कौन सा कर्ज? एमसी कहता है, इतने समय से जो भी तुम मांगते रहे उसका पैसा मैंने दिया, अब सब वापस चाहिए, ब्याज समेत कुल 1000 गोल्ड। केन की आंखें फैल जाती हैं। 1000 गोल्ड? तुम्हारा खर्चा 100 गोल्ड से ज्यादा नहीं होगा, और तुम ये सब दोस्ती में करते थे। एमसी ठंडे चेहरे से जवाब देता है, दोस्ती गई भाड़ में। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं, जल्दी पैसे दो वरना आज मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। उसकी बातें सुनकर चारों तरफ खड़े लोग दंग रह जाते हैं। रिकार्डो भी घबरा कर कहता है, यंग मास्टर, आप आखिर कह क्या रहे हैं? केन धीरे धीरे उठकर उसके सामने आता है। अब तुम बहुत बहादुर बनने लगे हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे बारे में कुछ अफवाहें फैल गई हैं। तुम अब भी वही परजीवी हो जिसे पूरा नॉर्थ बदमाश कहता है। इतना कहकर वो अचानक मुक्का मार देता है, लेकिन एमसी बिना घबराए साइड में हट जाता है। केन लगातार वार करता है और एमसी हर अटैक आराम से डॉज करता जाता है। तभी एमसी घूमकर एक मुक्का उसके पेट में जड़ देता है। केन चौंक जाता है। अगले ही पल एमसी दूसरा पंच उसके चेहरे की तरफ मारता है। केन उसे हाथ से रोक लेता है, लेकिन एमसी की नजरें बिल्कुल शांत रहती हैं। फिर अचानक केन दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। उसका स्क्वाड नाइट घबराकर चिल्लाता है, यंग मास्टर। एमसी ठंडे स्वर में कहता है, ड्रामा बंद करो, मुझे पता है तुमने मेरा वार ब्लॉक कर लिया था। आसपास खड़े लोग आपस में बातें करने लगते हैं। क्या गिसलेन ने सच में केन को मारा? किसी ने ठीक से देखा क्या? उधर रोब पहना आदमी धीरे से मुस्कुराता है, कमाल, अब सबको लगेगा गलती गिसलेन की थी। डुअल के लिए इतना काफी है। केन अपने कोट से एक दस्ताना निकालता है। ये सही मौका है कमजोर पड़ती पेडियम फैमिली से सारे रिश्ते खत्म करने का। लेकिन उससे पहले ही एमसी अपना दस्ताना उसके चेहरे पर दे मारता है। मैं तुम्हें डुअल के लिए चुनौती देता हूं, केन लॉगेस। ये देखकर खुद केन भी हैरान रह जाता है। एमसी ऊंची आवाज में कहता है, तुमने एक वारिस की बेइज्जती की, मेरे कमांडर पर हमला किया और नोबल्स का सम्मान मिट्टी में मिलाया। अब पीछे तो नहीं हटोगे ना? कुछ पल चुप रहने के बाद केन हंस पड़ता है। मुझे पता था तुम बेवकूफ हो, लेकिन इतने बड़े मूर्ख हो गए ये नहीं सोचा था। ठीक है, मैं तुम्हारा डुअल स्वीकार करता हूं, मर जाओ तो पछताना मत। एमसी मुस्कुराता है और तुरंत रिकार्डो को बुलाता है। कासल के बाहर जो सारे मर्चेंट्स बैठे हैं उन्हें यहां बुलाओ। रिकार्डो चौंक जाता है। क्या? एमसी अपने हाथ खुजलाते हुए कहता है, आज मैं उन सब के लिए बहुत पैसा कमाने वाला हूं। फेस्टिवल रद्द होने की वजह से सारे टूरिस्ट और व्यापारी पहले ही गुस्से में थे। तभी अचानक ये खबर फैलती है कि 2 वारिसों के बीच डुअल होने वाला है। देखते ही देखते पूरा मैदान भीड़ से भर जाता है। चारों तरफ आवाजें गूंजने लगती हैं। मैं केन पर पैसा लगाता हूँ, गिसलेन की हार तय है, ये बदमाश आज मरेगा। कुछ ही देर में वहां छोटा सा बाजार लग जाता है। लोग खाने पीने और सट्टे के स्टॉल खोल देते हैं। केन गुस्से में अपनी तलवार जमीन पर मारता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस डुअल को बाजार बना देने की? फिर वो ठंडी नजरों से कहता है, सुन लो, अगर तुम बीच लड़ाई में सरेंडर भी कर दो तब भी मेरी तलवार नहीं रुकेगी। ये सुनकर एमसी सोचने लगता है, तो यही इन लोगों का असली मकसद है। उधर केन के साथ आया आदमी चिल्लाता है, रुको, इस तरह बेटिंग ठीक नहीं होगी, किसी ने भी गिसलेन पे पैसा नहीं लगाया। भीड़ हंसने लगती है। उस बदमाश पे कौन दांव लगाएगा? उसके जीतने का कोई चांस नहीं। केन मुस्कुराकर चिढ़ाता है, देखा, मार्केट भी तुम्हें रिजेक्ट कर रहा है। तभी अचानक एक भारी थैली सामने आकर गिरती है। सब मुड़कर देखते हैं। वो कमांडर था। मैं ड्यूक गिसलेन पर दांव लगाता हूँ। इसके तुरंत बाद एक और बड़ी थैली आती है। इस बार वहां खड़ी थी एमसी की बहन एलेना। मैं अपने बड़े भाई पर बैट लगाती हूँ। भीड़ दंग रह जाती है। लेडी एलेना भी गिसलेन पर भरोसा कर रही हैं। एमसी भी पहली बार सच में चौंक जाता है। फिर आखिरकार डुअल शुरू होता है। एमसी अपनी तलवार निकालकर घुमाता है और सामने पॉइंट कर देता है। तुम मुझसे छोटे हो, इसलिए पहले हमला करने का मौका तुम्हें देता हूं। केन ताना मारते हुए कहता है, अब बड़े भाई बनने की एक्टिंग करने में बहुत देर नहीं हो चुकी? स्टार्ट। आवाज गूंजते ही केन बिजली की स्पीड से हमला करता है। उसकी विशाल तलवार हवा चीरते हुए एमसी पर टूट पड़ती है। वार इतना भारी था कि एमसी भी थोड़ा चौंक जाता है। केन लगातार हमला करता जाता है। हर वार में दबाव बढ़ता जाता है। भीड़ चिल्लाती है, गिसलेन एक भी वार नहीं झेल पाएगा। केन मुस्कुराता रहता है।
तुम हमेशा भागने में अच्छे थे। वो तलवार घुमाकर एमसी को ऊपर हवा में उछाल देता है। सबको लगता है लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन अगले ही पल एमसी हवा में अपने शरीर को संभालकर दोबारा स्टेज पर उतर आता है। केन की आंखें फैल जाती हैं। एमसी गहरी सांस लेकर कहता है, तुम बहुत घमंडी हो। सिर्फ ताकत दिखाने से कोई सबसे मजबूत नहीं बन जाता। अब मैं तुम्हारी आंखें खोलूंगा। अगले ही पल वो केन की तलवार पर किक मारता है और हवा में घूमते हुए लगातार वार करने लगता है। उसकी तलवार इतनी तेजी से चलती है कि केन संभल नहीं पाता। कुछ ही सेकंड में उसकी गर्दन और शरीर पर कई कट लग जाते हैं। भीड़ दंग रह जाती है। गिसलिन सच में बदल गया है। कहीं वो जीतने वाला तो नहीं? केन अपने घावों को देखकर सोचता है, ये सारे कट जानलेवा नहीं है। वो चाहता तो मुझे गंभीर चोट पहुंचा सकता था। तभी एमसी अपनी तलवार फेंक देता है। इतने छोटे स्किल गैप के साथ अच्छी एंटरटेनमेंट नहीं मिलती। अब मैं निहत्थे लड़ूंगा। ये सुनकर केन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। एमसी अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाते हुए कहता है, चलो हैंड टू हैंड फाइट करते हैं, और साथ में मैं 2000 गोल्ड की और बेट लगाता हूँ। भीड़ फिर शोर मचाने लगती है। केन हंस पड़ता है, तुम मुझे खाली हाथ हराओगे? लेकिन अगले ही पल वो खुद तलवार उठाकर कहता है, मैं तो तलवार ही इस्तेमाल करूंगा। एमसी हल्की मुस्कान के साथ कहता है, जैसा सोचा था, तुम्हें समझाने के लिए मेरे मुक्के ही काफी होंगे। केन तेजी से हमला करता है। एमसी बॉक्सिंग स्टांस लेकर उसके बीच घुस जाता है। पहले उसके पैर पर मुक्का, फिर अगले ही पल नीचे से सीधा अपरकट उसके चेहरे पर। धड़ाम! केन घुटनों पर गिर जाता है। उसके मुंह से खून टपकने लगता है। भीड़ चिल्ला उठती है, क्या जबरदस्त पंच था! गिसलिन सच में जीत सकता है। एमसी ठंडी आवाज में कहता है, उठो, मैंने अभी शुरू भी नहीं किया। इसके बाद केन पागलों की तरह लगातार तलवार घुमाने लगता है, लेकिन एमसी हर वार बचाते हुए उसके हाथ पकड़ लेता है, उन्हें मोड़ देता है और फिर मुक्कों की बारिश शुरू कर देता है, एक के बाद एक, लगातार, बिना रुके। इतने घूंसे पड़ते हैं कि केन का चेहरा पहचान में नहीं आता। आखिरकार वो पूरी तरह टूटकर जमीन पर गिर जाता है। एमसी उसके बाल पकड़कर कहता है, मुझे तुम्हारे पिता पर दया आती है। काउंट लॉगेस ने हमारी फैमिली की मदद की थी क्योंकि वो मेरे पिता के दोस्त थे, लेकिन उनका बेटा, केन की आंखों में पुरानी यादें घूम जाती हैं। उसे अपने पिता की आवाज़ याद आती है। हम पेडियम फैमिली की मदद इसलिए करते हैं क्योंकि दोस्ती सिर्फ फायदे के लिए नहीं होती। वर्तमान में वापस आकर केन देखता है कि एमसी का आखिरी मुक्का उसके चेहरे से कुछ इंच दूर रुक गया है। एमसी धीरे से कहता है, लगता है अब तुमने काफी कुछ सीख लिया है। फिर वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देता है, चलो अब उठ जाओ। केन अपनी हार स्वीकार करता है और केन के मुंह से ये बातें सुनते ही वहां मौजूद पूरी ऑडियंस दंग रह जाती है। यहां तक कि केन के साथ आए वो लोग भी जो एमसी को हराने आए थे अवाक होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। अगले ही पल पूरा एरिना शोर से गूंज उठता है, यंग मास्टर गिसलन जीत गए! वाह, मेरी तो बेट लग गई! ये कैसे हो सकता है? मेरे सारे पैसे डूब गए! हर तरफ लोग अलग अलग रिएक्शन दे रहे होते हैं। वहीं एमसी की छोटी बहन खुशी से उछल पड़ती है और जोर से बोलती है, बिग ब्रदर जीत गए! उधर केन के साथ आया आदमी गुस्से में उसके पास भागते हुए आता है और उसके कान के पास चिल्लाता है, आखिर तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो, सिर्फ इसलिए कि तुम थोड़े पीछे थे? मैंने तुम पर भरोसा किया था। केन हल्का सा सिर घुमाकर ठंडी आवाज में कहता है, बस करो, यहां सब खत्म हो चुका है, चलो यहां से। उसकी बात सुनकर वो आदमी और भी ज्यादा हैरान रह जाता है। तभी पीछे से एमसी की आवाज आती है, तो अब जबकि सब खत्म हो चुका है, मुझे वो काम भी कर लेना चाहिए जिसके लिए मैं यहां आया था। ये सुनकर सामने वाला आदमी घबरा जाता है, क्या मतलब तुम्हारा? तभी एमसी जोर से पूरी ऑडियंस को संबोधित करते हुए कहता है, सुनिए सब लोग, यहाँ मौजूद इस महान व्यक्ति ने खुद आगे आकर वॉलंटियर किया है कि आज यहाँ मौजूद हर इंसान के खाने पीने का खर्चा ये उठाएगा। बस फिर क्या था? भीड़ खुशी से चिल्लाने लगती है, मीट और ड्रिंक्स! कितने समय बाद ऐसी दावत मिलेगी? यंग लॉर्ड तो कमाल है! उधर वो आदमी पूरी तरह घबरा जाता है और चिल्लाकर कहता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, अभी के अभी अपनी बात वापस लो। एमसी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, इसे हार की कीमत कहते हैं, कम से कम इतना तो तुम्हें करना ही चाहिए। फिर उसका कंधा नीचे दबाते हुए आगे बोलता है, और हाँ, ये मत सोचना कि इस दावत का पैसा बेट वाले गोल्ड से जाएगा। तुम्हें अलग से 2000 गोल्ड देने होंगे, और उन 1000 गोल्ड को मत भूलना जो हमारी पहले वाली शर्त में तय हुए थे। अगर भागने की कोशिश की तो अंजाम याद रखना। एमसी की आंखों में दिख रहा दबाव देखकर वो आदमी कांप उठता है और झुककर बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया। इसके बाद एमसी वहां से निकल जाता है। अगले दिन हमारा सीन शिफ्ट होता है कैसल में गिसलन के कमरे की तरफ। वहां लड़ाई में जीते गए गोल्ड से भरा एक बड़ा सा बॉक्स उसके सामने रखा होता है। बॉक्स खोलते ही उसकी आंखें हल्की सी चमक उठती हैं। इतने पैसों से तो छोटी मोटी सेना हायर की जा सकती है, लेकिन अभी भी काफी नहीं है। मुझे और ज्यादा पैसे चाहिए, और उसके लिए मुझे जल्द ही एक बिजनेस शुरू करना होगा। उसके पास खड़ी ब्लिंडा और उसकी छोटी बहन मुस्कुराते हुए उसे देख रही होती हैं। गिसलन उनकी तरफ देखते हुए पूछता है, क्या चाहिए तुम दोनों को? उसकी बहन उत्साह से पूछती है, बिग ब्रदर, इतने सारे पैसे आखिर कहाँ खर्च करने वाले हो? गिसलन उसे घूरते हुए बोलता है, तुम्हें भी कुछ चाहिए क्या? वो हंसते हुए जवाब देती है, नहीं नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी। तभी ब्लिंडा मुस्कुराकर कहती है, ये तो साफ है कि ये पैसा कहाँ जाने वाला है। गिसलन कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखता है। ब्लिंडा आगे बोलती है, जल्द ही लेडी अमेलिया का बर्थडे आने वाला है। तुमने इतना बड़ा शो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि तुम उन्हें बहुत महंगा गिफ्ट देना चाहते हो, है ना? उसकी बहन तुरंत बोल पड़ती है, ओह,
तो ये सब अपनी फ्यूंसे के सामने अच्छा दिखने के लिए था। ये सुनकर गिसलन चौंक जाता है। मेरी फ्यूंसे? ब्लिंडा हंसते हुए कहती है, इतना शर्माने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है। उसकी बहन भी बोलती है, हम लोग अमेलिया रेफोल्ड की बात कर रहे हैं। बस अमेलिया का नाम सुनते ही गिसलन का चेहरा ठंडा पड़ जाता है। उसके दिमाग में पिछले जीवन की यादें घूमने लगती हैं। अमेलिया रेफोल्ड, एक ऐसी नोबल जिसे लोग उसकी दयालुता और अच्छे स्वभाव के लिए जानते थे। हर स्टेटस के लोगों के साथ बराबरी से पेश आने वाली लड़की, जिसे जनता का अपार समर्थन मिला था। लेकिन बाद में उसी लड़की को लोग नॉर्थ की विच के नाम से जानने लगे। उसने डेल्फिन डची के साथ हाथ मिलाकर पेडियम के पतन में सबसे बड़ा रोल निभाया था। एक गद्दार गिसलन हल्की मुस्कान के साथ ब्लिंडा से पूछता है, फादर कब तक लौटेंगे? ब्लिंडा सोचते हुए जवाब देती है, शायद 1 हफ्ता लग जाए। 1 हफ्ता काफी है। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर निकलने लगता है। पीछे से ब्लिंडा जल्दी से पूछती है, लेकिन आप अभी रेफोल्ड क्यों जा रहे हैं? अभी तो बर्थडे भी नहीं आया। गिसलन पीछे मुड़कर मुस्कुराता है, उससे पैसे लेने। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है रेफोल्ड टेरिटरी की तरफ। तेज हवा में एक लड़की के लंबे बाल लहरा रहे होते हैं। वो अपने सामने खड़ी एक गरीब बच्ची के सामने सैंडल रखती है और नरम आवाज में कहती है, लो इसे पहन लो। वो बच्ची कांपती आवाज में कहती है, लेडी अमेलिया। तभी हमें पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि अमेलिया ही है। अमेलिया मुस्कुराकर कहती है, अगर मेरी टेरिटरी में कोई नंगे पैर चलेगा तो मुझे शर्म आएगी। फिर वो पीछे खड़े सैनिकों से आदेश देती है, इन लोगों के खाने और रहने का इंतजाम तुरंत करो। जी माय लेडी। सभी नाइट्स तुरंत तैयारियों में लग जाते हैं। वहां मौजूद लोग ये सब देखकर भावुक हो जाते हैं और अमेलिया का धन्यवाद करने लगते हैं। इसके बाद अमेलिया खुद नंगे पैर वापस लौटने लगती है। अगला सीन उसके गार्डन में शिफ्ट होता है। वहां उसका स्क्वायर नाइट उसके पैर धो रहा होता है। उसका नाम था बेनफ। वो सम्मान से कहता है, आज आपने बहुत महान काम किया माय लेडी। अमेलिया अपनी बिल्ली को सहलाते हुए कहती है, मेरे पिता हमेशा चाहते हैं कि लोग आदेश माने, लेकिन आम लोग उसी के पीछे चलते हैं जो उन्हें अच्छा रखे और पेट भर खाना दे। बेनफ मुस्कुराकर कहता है, इसी वजह से लोग आपको इतना सपोर्ट करते हैं। भविष्य में सक्सेसर की लड़ाई में ये आपके बहुत काम आएगा। अमेलिया चुप रहती है, फिर अचानक अपना पैर सीधे उसके चेहरे पर रख देती है। तो बताओ, नॉर्थ से आए उस क्रूर शॉट्समैन के साथ डुअल में क्या हुआ था? बेनफ तुरंत झुककर माफी मांगता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर ऐसा किया था। अगर मैं वहां जीत जाता तो सबकी नजरें आप पर आ जाती। अभी सही समय नहीं है आपकी असली ताकत दिखाने का। वो उसके पैर को चूमते हुए कहता है, क्योंकि मैं आपकी तलवार हूं। अमेलिया ठंडी आवाज में कहती है, तुम्हें मजबूत बनाने में मैंने बहुत खर्च किया है, इसलिए तुम्हें कमजोर होने की इजाजत नहीं है। फिर वो पूछती है, मर्चेंट गिल्ड का क्या हाल है? बेनफ जवाब देता है, अगर आप एटीएम मर्चेंट गिल्ड की बात कर रही हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। फॉरेस्ट ऑफ बीस्ट में जो आउटपोस्ट बनाया गया था वो हमलों में आधा तबाह हो चुका है। अब वहां का सारा सामान हमारे गिल्ड से खरीदा जा रहा है। धीरे धीरे हम वो सारे पैसे वापस निकाल लेंगे जो हर साल पेडियम को सपोर्ट फंड के नाम पर भेजे जाते थे। वो आगे कहता है, और हम उन सैनिकों को भी भर्ती कर रहे हैं जो पेडियम छोड़कर आ रहे हैं। उनमें से कई बारबेरियन ट्राइब से लड़ चुके हैं, यानी काफी अनुभवी हैं। अमेलिया संतुष्ट होकर कहती है, अच्छा है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, फिलहाल हमें खुद को सिर्फ एक मामूली मर्चेंट गिल्ड की तरह दिखाना है। जब तक हमारी ताकत पूरी तरह तैयार नहीं हो जाती, हमारी असली पहचान सामने नहीं आनी चाहिए। तभी एक बटलर अंदर आता है। माफ कीजिए माय लेडी, लिकैन गेट से खबर आई है। बेनफ गुस्से में बोलता है, लेडी आराम कर रही हैं, तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? बटलर घबराकर जवाब देता है, यंग लॉर्ड गिसलन यहाँ आए हैं और वो आपसे मर्चेंट गिल्ड के बारे में बात करना चाहते हैं। ये सुनते ही अमेलिया और बेनफ दोनों चौंक जाते हैं। अगला सीन विजिटर रूम में शिफ्ट होता है, जहां गिसलन और अमेलिया आमने सामने बैठे होते हैं। गिसलन मुस्कुराकर कहता है, हेलो अमेलिया, लेकिन अमेलिया कोई जवाब नहीं देती। उसकी बिल्ली बस गुर्राने लगती है। अमेलिया ठंडी आवाज में कहती है, बिना बताए यहाँ चले आना अच्छी बात नहीं है। क्या तुम्हें बेसिक मैनर्स भी नहीं सिखाए गए? गिसलन आराम से जवाब देता है, तुम्हारा बर्थडे आने वाला है तो सोचा पहले ही गिफ्ट दे दूं। ये कहते हुए वो टेबल पर फूल रख देता है। रास्ते में मर्चेंट गिल्ड से खरीदा था, इसकी खुशबू काफी अच्छी है, शायद अब से मैं वहीं से फूल खरीदा करूंगा। क्या नाम था उनका? हाँ, डार्कडियम मर्चेंट गिल्ड। बस इतना सुनते ही अमेलिया की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो उठते हुए कहती है, मुझे नहीं पता तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन गिफ्ट मिल चुका है तो अब मैं चलती हूँ। तभी गिसलन की आवाज अचानक भारी हो जाती है, बैठो अमेलिया रेफोल्ड। उसकी आवाज में ऐसा दबाव था कि अमेलिया खुद कुछ पल के लिए हैरान रह जाती है। ये क्या था? इतनी प्रेशर वाली आवाज, और वो भी उस लड़के से जो हमेशा मेरे सामने डरता था। गिसलन आराम से चाय उठाता है और कहता है, चलो सीधी बात करते हैं, मुझे 10,000 गोल्ड चाहिए। अमेलिया अविश्वास से उसे देखती है, तुम अचानक यहां आते हो और सीधे अपनी फ्यूंसे से इतने पैसे मांगते हो? गिसलन चाय नीचे रखते हुए कहता है, इससे फादर का कोई लेना देना नहीं है, मुझे पैसे चाहिए बस। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, वैसे भी तुम्हारा कभी मुझसे शादी करने का इरादा नहीं था, सही कह रहा हूं ना? अमेलिया चुपचाप उसे घूरती रहती है। गिसलन आगे बोलता है, मान लो अगर तुम इस जगह की लॉर्ड बन गई तो तुम्हारे सारे प्लान पूरे हो सकते हैं,
लेकिन अगर दुनिया को यह पता चल गया कि तुम छिपकर अपनी ताकत बढ़ा रही हो तो सक्सेसर की लड़ाई और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। ये सुनते ही अमेलिया की बिल्ली जोर जोर से फुफकारने लगती है। अमेलिया धीमे स्वर में कहती है, यंग लॉर्ड गिस्लन, ऐसी बातें मजाक में भी नहीं करनी चाहिए। गिस्लन मुस्कुराता है, चिंता मत करो, अगर मैं इस कमरे से सुरक्षित बाहर निकल गया तो ये राज मेरे साथ ही रहेगा। अमेलिया धीरे से बोलती है, ओह ऐसा नहीं होगा। वो तुरंत बेनफ को बुलाती है। अगले ही पल बेनफ कमरे के अंदर आ जाता है। काफी समय बाद मुलाकात हुई लॉर्ड गिस्लन। उसे देखकर गिस्लन मन ही मन सोचता है, बेनफ, अमेलिया का सबसे भरोसेमंद आदमी, एक ऐसा योद्धा जिसकी क्षमता नॉर्थ के टॉप शॉट मास्टर्स से तुलना की जा सकती है। फिर गिस्लन मुस्कुराकर कहता है, अगर मैं यहां मर गया तो दोनों टेरिटरी के बीच युद्ध छिड़ सकता है। क्या तुम लोग उसका सामना कर पाओगे? अमेलिया बिना झिझक जवाब देती है, बिल्कुल। फिर वो ठंडी नजरों से उसे देखते हुए कहती है, हम दुनिया को बताएंगे कि एक बदमाश यहां घुस आया था जिसने हंगामा मचाया और आखिरकार हमारे स्क्वायर नाइट के हाथों मारा गया। इसके बाद वो बेनफ की तरफ देखते हुए आदेश देती है, मार दो इसे।